हेलो स्टूडेंट्स, मैं आनंद सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साई-फाई स्टडी में। स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 10th क्लास 12th के स्टूडेंट हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको अपनी बोर्ड परीक्षा की कॉपी कैसे लिखना है, कैसे आपको पेपर का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, और अगर कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो आप उसे किस प्रकार से लिखकर आप उसका मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। और वीडियो के अंत में मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि आपको कुछ टिप्स देने वाला हूं जिसके द्वारा आपका मार्क्स सबसे बेहतर हो सकता है। कोई प्रश्न कम आता है तो उस प्रश्न को कैसे आपको हल करना है, कोई प्रश्न बिल्कुल भी नहीं आता हो तो उसको आप कैसे हल करेंगे कि आपको उसके कुछ मार्क्स मिल जाएं। यह सारे पॉइंटों पे आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो का उद्देश्य केवल यह है कि मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आपको पेपर का रिप्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, किस प्रकार से आपको लिखना है। ठीक है, सबसे पहले आपका मेन जो अस्त्र शस्त्र है, पेन, स्केल, यह आपके मेन अस्त्र शस्त्र हैं। यह आपका सही ढंग से होना चाहिए, यानी अच्छी पेन आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, और यह जो पेपर आप देख रहे हैं, इस पेपर के सलूशन को हम पहले ही आपके साथ शेयर कर चुके हैं। आज की इस वीडियो का उद्देश्य बस यह है कि हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आपका पेपर का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने कॉपी यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं, यहाँ पे सलूशन हमने यहाँ पे किया हुआ है। प्रत्येक पेज को आप देख सकते हैं, एक एक स्टेप को यहाँ पे। तो इसके द्वारा मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से आपको लिखना है, क्या करना है, कैसे करना है, या सारे पॉइंटों पे डिस्कस करेंगे। और वीडियो के अंत में यह भी बताएंगे कि आपको पेपर का रिप्रेजेंटेशन कैसे होना चाहिए, और कुछ टिप्स देंगे जिसके द्वारा आप सबसे बेहतर हो सकते हैं और अपनी परीक्षा को पास कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे जो पेपर है, ठीक है ना, उसके वर्णनात्मक प्रश्नों पे। वर्णनात्मक प्रश्नों पे हम बात करेंगे। इस पेपर को ऑलरेडी हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं। ठीक है ना, तो आज की इस वीडियो में बस मैं आपको यही बताने वाला हूँ। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए सभी वर्णनात्मक प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों में का एक एक दो हमने हल किया हुआ है और हल करके आपको समझाने का प्रयास किया। यहाँ पे देखिए क्या है, खंड ब और वर्णनात्मक प्रश्न। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए स्केल से आपको लेफ्ट साइड ऐसे कम से कम स्केल की जो चौड़ाई है उससे थोड़ा सा अधिक आपको यहाँ पे लाइनिंग करनी है। जैसे यहाँ पे हमने किया हुआ है, कॉपी में आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे लाइनिंग हमने कर रखा है। देखिए इतना लाइनिंग किया हुआ है, तो ऐसे ही आपको पहले लाइनिंग करना है। सबसे पहले सभी पेज पे यह काम करना है। फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न, खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न, तो ऐसे ही आपको लिखना है। देखिए खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न और ऐसे अंडरलाइन कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ख वाला हमने किया हुआ है। देखिए ख वाला प्रश्न क्या है, यदि 2 cos स्क्वायर 45 अंश -1 बराबर cos थीटा, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, इसको हमने यहाँ पे लिखा, सबसे पहले डालना है आपको प्रश्नोत्तर संख्या 21 का ख। ठीक है, फिर यहाँ पे आप सुंदर से लिखेंगे हल। हल के बाद क्या लिखेंगे, जो दिया हुआ है प्रश्न में, क्या दिया हुआ है, 2 cos स्क्वायर 45 अंश -1 बराबर cos थीटा। यहाँ से आपको थीटा का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्या किया गया, 2 गुणे cos 45 का मान 1/√2 और उसका स्क्वायर -1 बराबर cos थीटा। अब जब 1/√2 का स्क्वायर होगा तो यह रूट हट जाएगा, 2 से 2 कट गया, 1 बचा, 1 - 1, और इधर cos थीटा लिखते हुए आएंगे, 1 कट गया तो 0 हो गया। अब cos 0 किसका मान होता है, cos 90 का, तो cos 90 बराबर cos थीटा और थीटा बराबर 90 डिग्री। जो आंसर आएगा आपका उसको ऐसे ही ब्लैक पेन से आपको बॉक्स में करना है और इधर आप लिख देंगे उत्तर। ठीक है, ऐसे लिखने से क्या फर्क पड़ता है बच्चों, कि ऐसे लिखने से एग्जामिनर की निगाहें वहां पे पड़ती हैं और आपको फुल में फुल मार्क्स आपको मिल जाता है। अगर ऐसे आप लिख देंगे तो यह 2 मार्क्स का प्रश्न है तो आपको 2 में 2 नंबर बिल्कुल मिल जाएंगे, एक भी नंबर आपका इस प्रश्न पे कटेगा नहीं। आई होप कि मेरी बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को बताते हैं कि कैसे हल करना है, क्या करना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, हमने 21 का ग लिया हुआ है। देखिए 21 का ग प्रश्न क्या है, पहले प्रश्न को देख लीजिए। प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, बिंदुओं 4, y और 12, 3 के बीच की दूरी 10 मात्रक है, y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, और यह 2 नंबर का प्रश्न है। पुनः एक बार बताते हैं कि इस वीडियो का उद्देश्य केवल यह है कि मैं आपको लिखने का तरीका बता रहा हूं। ठीक है, और इसका सलूशन ऑलरेडी हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए इस प्रश्न को कैसे हल करना है, इसके स्टेप को समझिएगा। सबसे पहले यहाँ पे डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 21 का ग, फिर दिए गए बिंदु, जो बिंदु यहाँ पे दिए गए हैं आप देख सकते हैं, तो कौन कौन से बिंदु हैं, 4, y 12, y और उनके बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो यहाँ पे बीच की दूरी 10, फिर यह आपका x1 का मान है, फिर यह y1 का मान है, यह x2 का मान है और यह y2 का मान है। तो सबको लिख लिया गया। डी जो है इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को रिप्रेजेंट कर रहा है और यह आपका सूत्र है। यह क्या है, सूत्र है। फिर सूत्र में सभी मानों को रख लिया गया, x2, x1, y2, y1, सभी मानों को इसमें रख लिया गया। फिर आपको सुंदर से क्या यहाँ पे किया गया, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग किया गया। देखिए 10 का स्क्वायर किया गया और यहाँ पे आपका स्क्वायर किया गया, तो यह रूट हट गया, तो यहाँ पे रूट हटाकर लिख दिया गया। फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 10 का स्क्वायर 100, यहाँ पे 12 में से 4 जाएगा तो 8, 8 का स्क्वायर
प्लस यहाँ पे देखिए यह आपका a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में टूटा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए उसका सूत्र यहाँ पे साइड में लिख दिया गया है ताकि एग्जामिनर को यह पता चल जाए कि बच्चे ने इस सूत्र पे इसको तोड़ा हुआ है। अगर आप ऐसे लिख देंगे तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिलते हैं। फिर यहाँ पे पक्षांतर कर लिया गया 100 को, ठीक है, और यह आपका बन गया द्विघात समीकरण। क्या बन गया? द्विघात समीकरण। और फिर इसका गुणनखंड करके यहाँ पे इसका गुणनखंड करके और x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली गई है, ठीक है ना। y की वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हैं गुणनखंड किया गया है और y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली गई है। अब देखिए जो आंसर आया आपका, आंसर जो आ गया, तो आंसर को क्या करना है? आंसर को देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए इस टाइप से आपको बॉक्स में लिख लेना y बराबर 9 और -3। यहाँ पे y के 2 मान आए, दोनों मानों को ऐसे लिख लेना है और यहाँ पे लिख देंगे उत्तर। ऐसे अगर आप लिख देंगे तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिलने वाले हैं स्टूडेंट्स। आई होप कि मेरी बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। जब बॉक्स में आप ऐसे लिखते हैं तो उससे एग्जामिनर की निगाहें वहाँ पे पड़ती हैं और आपको फुल में फुल मार्क्स आपको मिलता है। और बिल्कुल आप ऐसे साफ सुथरा लिखेंगे, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। आई होप कि मेरी बात को आप समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और दिखाते हैं कि किस प्रकार से रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। यहाँ पे देखिए आपका प्रश्न नंबर 21 का अंग, यहाँ पे देखिए प्रश्न क्या है, पहले 21 का अंग प्रश्न को देख लीजिए, फिर आपको बताते हैं कि कैसे करना है। यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 21 क्या कह रहा है? एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ पे सबसे पहले क्या डालेंगे? प्रश्नोत्तर संख्या डालेंगे। तो यहाँ पे डाल लिया गया प्रश्नोत्तर संख्या 21 का अंग। फिर आप लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल। अब देखिए क्या दिया हुआ है आपको, तो प्रश्न में दिया हुआ था शंकु के आधार की त्रिज्या, तो आप ऐसे लिखेंगे शंकु के आधार की त्रिज्या बराबर 3.5 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई h बराबर 12 सेंटीमीटर, यहाँ पे r होना चाहिए, ठीक है, 12 सेंटीमीटर, शंकु का आयतन, यह आपका सूत्र है। सूत्र आपको बिल्कुल ऐसे ही साफ सुथरा लिखना है, 1/3 पाई r स्क्वायर h, सूत्र आपने लिख लिया। अब सभी मानों को यहाँ पे रख देना है, r का मान, h का मान यहाँ पे सूत्र में रख देना है, पाई का मान, सभी को रखकर, और यहाँ पे जो कट रहे हैं जैसे 7 से या 3.5 कटा, 3 से या 12 कटा, कट करने के बाद जो बच गया उसका गुणा कर लेना। और सबसे मेन चीज स्टूडेंट कि आपको मात्रक लिखना नहीं भूलना है। जैसे यहाँ पे देखिए ये आयतन है, तो आयतन आपका घन सेंटीमीटर में होता है या सेंटीमीटर का क्यू होता है, तो यहाँ पे आप मात्रक जरूर लगाना है। अगर आप मात्रक नहीं लगाते हैं और यहाँ पे केवल 154 आप छोड़ देते हैं तो आपका नंबर कट किया जा सकता है, ठीक है, कट किया नहीं जा सकता है, कट होता है, ठीक है, यह बात समझ लीजिए। तो यहाँ पे आपको मात्रक लगाना है। मात्रक कैसे समझें? तो देखिए अगर आपको त्रिज्या और ऊंचाई अगर सेंटीमीटर में दिया हुआ है और आयतन पूछ रहा है, किसी भी प्रश्न में आयतन पूछ रहा है, तो वहाँ पे अगर यह ऊंचाई और त्रिज्या आपका सेंटीमीटर में है तो उसका आयतन पूछेगा तो सेंटीमीटर का क्यू होगा मात्रक में, ठीक है। अगर क्षेत्रफल पूछेगा कहीं पे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, चाहे पृष्ठीय क्षेत्रफल, चाहे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल वर्ड आएगा तो यही आपका सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और अगर यह सभी मीटर में होंगे तब यहाँ पे मीटर का क्यू होता आयतन के लिए और क्षेत्रफल के लिए मीटर का स्क्वायर होता। अगर आप ऐसे मात्रक नहीं लगाएंगे तो आपका नंबर कट हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, जो आया हुआ है शंकु का आयतन बराबर 154 सेंटीमीटर का क्यू, ठीक है। आपको यह ब्लैक पेन से करना है, हमने ब्लू से कर दिया, आपको ब्लैक से करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे तो आपको फुल में फुल मार्क्स बिल्कुल मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और बताते हैं कि किस प्रकार से आपको रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 21 का चौ आप देख सकते हैं, यहाँ पे माध्य ज्ञात करना है और वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया गया है, ठीक है। तो कैसे इस टेबल वाले प्रश्न को करेंगे, जब सारणी ऐसे दी गई हो तो इस प्रश्न को कैसे करेंगे, चलिए बताते हैं आपको। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रश्न संख्या डालेंगे। तो यहाँ पे देखिए डाला गया प्रश्नोत्तर संख्या 21 का चौ, ठीक है, और यहाँ पे आप लिखेंगे हल। फिर आपको वर्ग अंतराल, ऐसे ही आपको कॉलम सारणी बनाना है, ठीक है ना। वर्ग अंतराल में जो चीजें दी गई हैं ऐसे साफ सुथरा लिख लेंगे। फिर बारंबारता में जो दिया गया उसको लिख लेंगे। फिर मध्य पद और फिर यफ गुणे यक्स का मान, यह बारंबारता यफ है और मध्य पद यक्स है, ठीक है। फिर आप सभी मानों को रख कर और कैलकुलेशन कर लेंगे। यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स का मान आया। सिग्मा एफ एक्स का मान कैसे आएगा, सभी मानों को जोड़ देने पर सिग्मा एफ एक्स हो जाता है और सिग्मा एफ यानी बारंबारता वाली लाइन को जोड़ने पर सिग्मा एफ का मान होता है। अब यहाँ पे देखिए माध्य, तो आप सूत्र आपको सभी का लर्न होना चाहिए। यहाँ पे माध्य का सूत्र लिखा आपने और सभी मानों को वहां पे रख देना है और कट कर लेना है, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे बॉक्स में इसको ब्लैक पेन से खूब बढ़िया से आपको ऐसे ही लिख देना है। ऐसे आप लिख देंगे तो आपको फुल में फुल मार्क्स बिल्कुल मिल जाएगा, ठीक है। आई होप कि मेरी बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मतलब सारणी वाले प्रश्न को ऐसे ही करना है, इसलिए हम हर प्रकार के प्रश्न को लिए हुए हैं ताकि प्रत्येक प्रश्न को आपको समझा पाएं, ठीक है। तो सारणी वाले प्रश्न को आपको ऐसे ही करना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ कुछ और टाइप्स के प्रश्न को देखते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न नंबर 22 को देखते हैं। देखिए 22 का घ, क्योंकि यहाँ पे आकृति वाला है तो कैसे इस प्रकार के प्रश्न को करेंगे। तो देखिए आकृति में OA इंटू OB बराबर OC इंटू OD, दर्शाइए कि कोण A बराबर कोण C और कोण B बराबर कोण D। और यहाँ पे यह आपको आकृति दिया गया है। तो देखिए अब ऐसे प्रश्न को कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे इसके सोल्यूशन को देखते हैं। सबसे पहले तो प्रश्न संख्या अच्छे से डालेंगे और इधर लाइनिंग वाली बात हमने बताया उसको अच्छे ढंग से करेंगे। यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या
22 का घ। देखिए यहाँ पे क्या है, दिया है, जो जो चीज़ें दी गई हैं, जैसे ओ ए इंटू ओ बी बराबर ओ सी इंटू ओ डी। और सबसे मेन चीज़, आपकी आकृति बिल्कुल साफ सुथरा होनी चाहिए। आपकी आकृति कैसी होनी चाहिए, अच्छे ढंग से होनी चाहिए, ताकि आकृति से जो है इंप्रेशन पड़ता है, यानी आपका फिगर बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर आप हल करेंगे। अतः यहाँ से क्या किया गया, उसी का पक्षांतर कर लिया गया और यहाँ से ओ बी का इधर पक्षांतर कर दिया गया, तो बटे में चला गया, ये समीकरण बन गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह कोण और यह कोण आपस में बराबर है। ठीक है, तो ए ओ डी और बी ओ सी या सी ओ बी यह आपस में बराबर हो जाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण बनेगा। अब समीकरण 1 और 2 से यह दोनों क्या हो जाएंगे, संगत भुजा का अनुपात हो गया और संगत कोण आपस में बराबर हो गए, तो यह समरूप त्रिभुज हो जाएगा। और समरूप त्रिभुज में संगत कोण और संगत भुजाएं बराबर हो जाती हैं, तो संगत कोण यहाँ पे बराबर हो गए, कोण ए कोण सी के बराबर, कोण डी कोण बी के बराबर। यही आपको सिद्ध करना था, तो यहाँ पे आप लिख देंगे प्रूव्ड या सिद्ध हुआ। ठीक है, यानी चित्र वाले प्रश्न को आपको ऐसे ही करना है। चलिए आगे के प्रश्न में आपको बता देते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 24 आपका क्या कर रहा है। यहाँ पे देखिए, इसमें चूंकि फिगर बनाना है, तो फिगर वाले प्रश्न को कैसे करेंगे। यहाँ पे इस प्रश्न को हमने किया हुआ है कि एक भवन के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश है, भवन के शीर्ष से मीनार के पाद का उन्नयन कोण 45 अंश है। यदि मीनार की ऊंचाई 40 मीटर है, तो सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई 20 और रूट में 3-1 मीटर है। तो चलिए इसके सोल्यूशन को दिखाते हैं और वीडियो के अंत में आपको बताएंगे कि कौन कौन से टिप्स हैं जिसके द्वारा आप सबसे बेहतर हो सकते हैं। ठीक है, देखिए इस प्रश्न के सोल्यूशन को देखिए। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 24 और अथवा में, यह अथवा वाला इसीलिए लिया है हमने। आप देख सकते हैं कि यह प्रश्न आपका 24 का अथवा वाला है। देखिए 24 का यह अथवा वाला प्रश्न है, तो आप यहाँ पे डालेंगे अथवा। और लेने का उद्देश्य भी यही था कि अथवा वाले के माध्यम से आपको बता दें, अथवा लिख देंगे आप, तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि आपने अथवा वाले प्रश्न को किया है। सबसे पहला काम आपका कि आपका चित्र बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। ऐसे ही आपको चित्र खूब सुंदर से बनाना है। ठीक है ना, चित्र आपका कैसा होना चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरा चित्र होना चाहिए, इस प्रकार से। फिर चित्र बनाने के बाद आप क्या करेंगे, हल में यहाँ पे देखिए बात किया गया है इस त्रिभुज में EDC में चाहे ECD में, तो आप लिखेंगे समकोण त्रिभुज ECD में। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि यह आपका लंब है और यह आधार है, तो लंब और आधार का जो अनुपात होता है वह tan बताता है, तो tan 45 अंश बराबर h बटे में x। यहाँ से मान रख लिया गया, h बराबर x, समीकरण 1 बन गया। फिर इस त्रिभुज में बात हो रहा है ABE में, तो यहाँ पे ABE में tan 60 अंश बराबर, सेम सूत्र आपका लंब बटे आधार, तो यह लंब हो गया, आधार यह हो गया, यानी AB बटे में BE। यहाँ पे देख सकते हैं आप AB और बटे में BE, तो उसका मान रख लिया गया। AB का मान यहाँ पे 40 - h है और BE का मान x है। ठीक है, यहाँ से tan 60 का मान रख दिया जाएगा और tan 60 का मान रखकर क्या करेंगे, हल कर लेंगे। यहाँ से tan 60 का मान रखा गया और यहाँ से x का तिरछा गुणा हो गया, तो x रूट 3 बराबर 40 - h। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि x बराबर h है समीकरण 1 में, तो यहाँ से x के स्थान पे h रख लिया गया और h का पक्षांतर कर लिया गया। और यहाँ पे समीकरण 1 से दिखाया भी गया, लिखा गया समीकरण 1 से, यानी x के स्थान पे h समीकरण 1 से आया है, h का पक्षांतर हो गया, यह बराबर हो गया 40 के। ठीक है, यहाँ से h कॉमन हुआ तो रूट 3 + 1 बराबर 40। ठीक है, और h बराबर क्या हो जाएगा 40 बटे में, इसको जब इधर भेजेंगे तो बटे में चला जाएगा और इसका परिमेयकरण कर लेना है। ठीक है, परिमेयकरण करेंगे आप और इसको हल करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आया हुआ है और यह सिद्ध करना था, तो आप इसको खूब बढ़िया से ब्लैक पेन से ऐसे बॉक्स में करेंगे और इधर लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक है, तो आई होप कि मेरी बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। ठीक है, यह कुछ जरूरी चीजें थी जैसे आपको एग्जाम में रिप्रेजेंट करना है। अब कुछ प्रमुख बातें बताते हैं जिसका ध्यान आपको अपनी परीक्षा में देना है कि आप किन किन पॉइंटों का आपको ध्यान देना है, यह बातें आपको बता दें ताकि आप सबसे बेहतर हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला पॉइंट, सबसे पहले देखिए मैथ के पेपर में आपका समय का मैनेजमेंट सही होना चाहिए, समय मैनेजमेंट सही होना चाहिए, क्योंकि इस पेपर में अगर पेपर आपको आ रहा है तब भी आपको समय कम पड़ेगा और नहीं भी आ रहा है तब भी आपको समय कम पड़ेगा। तो आपको अपने समय को थोड़ा सा मैनेज करके रखना है। ठीक है, समय को क्या करना है, आपको मैनेज करके चलना है, नहीं तो आपके लिए मैथ में समय कम पड़ सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या ध्यान देना है, अगर प्रश्न बहुविकल्पी है, ठीक है ना, बहुविकल्पी प्रश्न है, यानी बहुविकल्पी प्रश्न है, बहुविकल्पी प्रश्न, तो इस प्रश्न में आपको अगर प्रश्न आता है तब तो आप शुरू में आंसर दे दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर प्रश्न नहीं आता है तो इस प्रश्न को लास्ट में करना है। क्या करना है, आपको अंत में इस प्रश्न को करना है, अंत में। क्यों अंत में, लास्ट में क्या होता है कि अगर आप लास्ट का मतलब किया नहीं कि एकदम बिल्कुल 2-4 मिनट बचे तब आप करें, लास्ट का मतलब कि लास्ट में जो 15-20 मिनट का समय बचता है उस समय आप करें। उस समय तक अगर हो सकता है कि आपके आसपास कोई आपका दोस्त या कोई अगर किया हुआ है तो इस प्रश्न को आप उससे हेल्प ले सकते हैं। ठीक है ना, बहुविकल्पी प्रश्न के लिए अगर आपको आता है तो आप अपने मन से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नहीं आता है तो आप जो है इस प्रश्न को अंत में करेंगे, लास्ट के जब आधा घंटा बच जाएगा उस समय आप करेंगे और एक भी बहुविकल्पी प्रश्न नहीं छोड़ना है। ठीक है, अगर
आपको कोई प्रश्न नहीं भी आ रहा है तो कोई भी ऑप्शन आपको वहां पे लगा कर आना है, क्योंकि यहां पे कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। बहुविकल्पी में निगेटिव मार्क्स नहीं होते, ठीक है, निगेटिव मार्क्स नहीं होते। तो इस बात का ध्यान देना है। आपको सभी बहुविकल्पी प्रश्न को आपको करके आना है, चाहे वह आपको आता हो या न आता हो, दो चीजें, ठीक है। आगे देखिए, आगे आपको क्या करना है। इसके बाद आपको अब देखिए, समय मैनेजमेंट के लिए आप क्या कर सकते हैं कि शुरू में अगर आप कम से कम 4 से 5 सेट अगर आपने क्वेश्चन पेपर हल किया होगा तो आप उसकी सहायता से आपका अभ्यास बन गया होगा। दूसरी चीजें क्या है, अगर कोई प्रश्न नहीं आता है, ठीक है ना, अगर कोई प्रश्न नहीं आता है, ठीक है, अगर कोई प्रश्न नहीं आता है तब क्या करें। तो देखिए, मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूं। अगर कोई प्रश्न नहीं आता है तब क्या करें। जैसे मान लीजिए यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है, देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए आप देख सकते हैं अंग, तो प्रश्न नहीं आता है तब क्या करें। तो जो जो चीजें प्रश्न में दी गई हैं सबसे पहले उसको लिख लेना है। जैसे देखिए, शंकु के आधार की त्रिज्या बराबर 3.5। चलिए आपको कॉपी पे हम दिखाते हैं जहां पे हमने किया हुआ है। तो देखिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे शंकु के आधार की त्रिज्या, यानी जो चीजें प्रश्न में दी गई हैं, देखिए उसको यहाँ पे लिख लिया गया। शंकु की ऊंचाई h। अब जैसे आपसे पूछा हुआ है शंकु का आयतन, आपको सपोज सूत्र नहीं पता है, ठीक है, तो आप जब इतनी चीजें लिखे रहेंगे और मान लीजिए आपको अपने अगल बगल से कुछ हेल्प मिल गया, आपको सूत्र पता चल गया, ठीक है, तो आप सूत्र को लिख देंगे। और सूत्र को लिखने के बाद जब आप सूत्र लिखेंगे तो आपको दिखेगा कि एच का मान है या आर का मान है, उसमें रख दिया आपने। उसके बाद सपोज आपको कैलकुलेशन भी नहीं करने आ रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। अब आप क्या करेंगे कि अगर आपका दोस्त या कहीं से आपको आंसर बस पता चल गया, आप एक दो स्टेप ऐसे कट किया आपने, चाहे सही हो या गलत उससे नहीं मतलब है, आपको आंसर पता चल गया, तो आप वहां पे आंसर लिख देंगे और आपको बिल्कुल फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। और आंसर को खूब बढ़िया से ऐसे बॉक्स में करके मात्रक जरूर लगाएंगे, इस बात को ध्यान में रखिएगा, नहीं तो नंबर कट जाएगा। मात्रक का मतलब कि यहाँ पे आयतन है तो सेंटीमीटर का क्यों। तो ऐसे अगर आप करेंगे तो आप सबसे बेहतर हो सकते हैं, ठीक है। यानी आपको प्रश्न में क्या दिया हुआ है इस बात को ध्यान में रखना है और उसको पहले ही लिख लेना है किसी भी प्रश्न में, ठीक है ना, किसी भी प्रश्न में क्या क्या चीजें दी गई हैं, ठीक है, उसको लिख लेना। और देखिए अगला पॉइंट क्या है आपका, अगला पॉइंट है देखिए, अगर सपोज मान लीजिए आपने पूरा प्रश्न नहीं हल किया, पूरा प्रश्न हल नहीं किया, ठीक है, पूरा प्रश्न आपने हल नहीं किया, तो देखिए आप क्या दिया हुआ है उसको आपने लिखा, आपने सूत्र लिखा। सूत्र लिखने के बाद सपोज आप आंसर तक नहीं पहुंचे तो बच्चों आपके परीक्षा में स्टेप मार्किंग होती है, स्टेप मार्किंग होती है, यानी आपने जितना स्टेप किया उसका आपको नंबर मिलेगा। आपकी परीक्षा में स्टेप मार्किंग होती है, इस बात को ध्यान में रखना है। यानी आपने पूरा प्रश्न नहीं किया, अगर आपने 4 लाइन किया तो 4 लाइन का आपको मार्क्स मिलेगा। अगर 4 नंबर का प्रश्न है, आपने आधा किया तो आपको आधा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। यानी आपको मार्क्स ढूंढ कर देना है, यह बातें ध्यान देना है। और सबसे मेन चीज बच्चों की परीक्षा में कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, ठीक है, कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना है, चाहे वो बहुविकल्पी हो चाहे वह वर्णनात्मक प्रश्न हो, किसी भी प्रश्न को आपको छोड़ना नहीं है। फिगर अगर है तो फिगर बनाना है, प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है उन सभी चीज़ों को आपको ध्यान देना है। दूसरी चीज़, सबसे मेन चीज़, कि जब भी आप किसी नए प्रश्न को चालू कर रहे हैं तो वह नए पेज से करें। कैसे करें? नए पेज से, यानी नए पेज से आपको नया प्रश्न चालू करना है। जैसे आप कोई भी प्रश्न चालू कर रहे हैं तो नए पेज से, लेकिन एक बात का और ध्यान देना है, नए पेज से आप चालू करें, यानी जैसे मान लीजिए प्रश्न नंबर 1 खत्म हुआ, दूसरा कर रहे हैं तो नए पेज से आप शुरू करेंगे। और अगर मान लीजिए प्रश्न नंबर 1 के कई भाग हैं तो उसको करेंगे, और अगर प्रयास करें कि नए पेज से करें। अगर नए पेज से नहीं हो पा रहा है तो आपको क्या करना है, ये अभी आपको बता देते हैं। देखिए, तो देखिए यहाँ पे बताते हैं आपको, उस पेज पे ले चलते हैं और आपको समझाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि आपने शुरू में किया और अगर आप उस पेज पे आधा से अधिक दूरी तक चले गए हैं, जैसे मान लीजिए यह पेज है और आधा से अधिक दूरी तक आपने हल किया और 2 ही 3 लाइन 4 लाइन वहां बच रहा है, तो वहां से आप नया प्रश्न चालू नहीं करेंगे, आप साइड में लिख देंगे PTO, ठीक है, PTO यानी प्लीज टर्न ओवर, ठीक है। और उसके बाद आप नए पेज से नया प्रश्न चालू करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि किसी कारणवश आप इस पेज पे हल किया और आपने 2 ही लाइन लिखा, केवल चाहे 3 लाइन लिखा, तब आप नए पेज से नहीं चालू करेंगे, यानी पूरा पेज ही छोड़ देंगे, ठीक है। आप क्या करेंगे, तब आपको मान लीजिए यहाँ पे आंसर खत्म हुआ तो इससे 2-3 लाइन छोड़कर आप अगला प्रश्न कंटिन्यू करेंगे, कम से कम 3 लाइन छोड़कर अगला प्रश्न यहाँ पे प्रश्न नंबर डालेंगे और फिर हल डालकर और फिर आप उस प्रश्न को हल करेंगे। आई होप कि मेरी बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, ठीक है। इस टाइप से आपको प्रश्न को करना है और प्रत्येक प्रश्न का आंसर जो आएगा उसको बिल्कुल साफ सुथरा और नीट एंड क्लीन लिखिएगा। आई होप कि मेरी बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, एक एक स्टेप को, एक एक टिप्स को आप
समझ गए होंगे। और सबसे मेन चीज़ बच्चों कि टाइम मैनेजमेंट सबसे प्रमुख होता है इस पेपर में, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। समय आपको कम पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा अपनी स्पीड बनाए रखिएगा। आई होप कि मेरी बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को प्रत्येक विद्यार्थी तक पहुंचाना है ताकि 1 मार्च से पहले हर विद्यार्थी के पास यह वीडियो पहुंच सके, ताकि हर विद्यार्थी कुछ बेहतर कर सके और इसके माध्यम से अपना मार्क्स इंप्रूव कर सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और आप सभी को परीक्षा की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयां। ऑल दी बेस्ट।